नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास आंग्ल भाषा में किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, पादरी एडविन ग्रेव्स या उपयुक्त सभी ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पादरी एडविन ग्रेव्स ने हिंदी साहित्य का इतिहास आंग्ल भाषा में लिखा है। अब आप लोगों ने बताना है इनके ग्रंथ का नाम। पादरी एडविन ग्रेव्स के ग्रंथ का नाम क्या है? बिल्कुल सही, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। कब लिखा था इन्होंने? 1917 ईस्वी में। किस भाषा में? आंग्ल भाषा में। ठीक है। आप जानते हैं कि गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा था। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखा था और पादरी एडविन ग्रेव्स ने हिंदी साहित्य का इतिहास आंग्ल भाषा में लिखा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, कन्यादान या लहरों के राजहंस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों रचनाएं जो है वो नाटक विधा की है। आप लोगों ने बताना है कि मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं है और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना जो है वो किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है ऑप्शन नंबर 3 उनका उत्तर सही है। कन्यादान जो है वो मोहन राकेश की रचना नहीं है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कन्यादान नाटक के नाटककार कौन है। बहुत सारे साथियों ने बता दिया है कि कन्यादान जो नाटक है वो सरदार पूर्ण सिंह का है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो सरदार पूर्ण सिंह का कन्यादान की एक रचना है वो निबंध विधा की है, जबकि मैंने आपसे पूछा है कि कन्यादान नाटक के नाटककार कौन है। चलो मैं बता देती हूँ कि जो कन्यादान नाटक है इसके नाटककार कौन है? विजय तेंदुलकर। ठीक है। और जो सरदार पूर्ण सिंह का है वो निबंध विधा की रचना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, महादेवी वर्मा, मनु भंडारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस लेखिका को दिया गया है? इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोपती को दिया गया है। अब आप जानते हैं कि पहले यह पुरस्कार जो है वो किसी एक विशेष रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन अब यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो किस रचना के लिए दिया गया है और कब दिया गया है। फटाफट से आप लोगों ने कमेंट करते रहना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लंदन की एक रात के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा या शेखर जोशी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने कि महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1982 ईस्वी में। ठीक है। अब आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर देना है कि लंदन की एक रात के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है। पढ़ी है आप लोगों ने ये कहानी? लंदन की एक रात जो कहानी है इसमें नवयुवक का वर्णन किया गया है। ठीक है। जो रोजगार की तलाश में अपना देश छोड़कर यूरोपीय देशों की ओर पलायन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? आपके पास ऑप्शन है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या कायाकल्प। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? आप जानते हैं कि ये चारों उपन्यास जो है वो किसके हैं?
तो प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने फटाफट से मुझे कमेंट करते रहना है। बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने बताया है कि विनय और सोफिया जो है वो रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी के ही सारे उपन्यास है ये। रंगभूमि प्रेमचंद जी का 1925 ईस्वी का उपन्यास है। ठीक है, और रंगभूमि का ही एक अन्य पात्र है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उसका नाम है सूरदास। ठीक है, सूरदास भी रंगभूमि का मुख्य पात्र है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों, जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने डिटेल से प्रेमचंद जी के उपन्यासों को पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? आपके पास ऑप्शन है कृष्ण, अर्जुन, कर्ण या पुरुरवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिनकर जी की जो एक रचना है रश्मि रथी। ठीक है, इसमें रश्मि रथी कौन है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, दिनकर जी की जो रचना रश्मि रथी है उसमें कर्ण रश्मि रथी है। ठीक है, आप जानते हैं कि दिनकर जी का रश्मि रथी जो रचना है वह एक खंड काव्य है। कब प्रकाशित हुआ था ये? तो 1952 ईस्वी में। ठीक है, कितने सर्ग है इसमें? इसमें कुल 7 सर्ग हैं और यह खंड काव्य है। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर को जो है वो अंधेरे का कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ अन्य रचनाएं भी है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। ठीक है, और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब? ठीक है, सभी लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? आपके पास ऑप्शन है अभिव्यक्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद या उत्पत्तिवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अनुमितिवाद से। ठीक है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो अनुमितिवाद सिद्धांत से है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। शाबाश, फटाफट से बता दीजिए, अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही, शंकुक। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के प्रवर्तक अभिनवगुप्त माने जाते हैं। और भुक्तिवाद के बताइए। भुक्तिवाद के भट्टनायक। ठीक है, और अनुमितिवाद के हमने जान लिए हैं कि शंकुक जी माने जाते हैं, और उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन है मृगावती, मधुमालती, चंदायन या अनुराग बांसुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है उसका चयन करना है आपको, और साथ में उसके रचनाकार का नाम भी बताना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ चंदायन को माना जाता है, और इसके रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। ठीक है, और इसका समय जो है वो 1379 ईस्वी माना जाता है। अब हम जानेंगे कि मृगावती की रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है। मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना मानी जाती है 1503 ईस्वी की। ठीक है, और मधुमालती जो है वो मंजन की रचना है 1545 ईस्वी की। ठीक है, मधुमालती का रचनाकाल क्या है? 1545, और इसके रचनाकार कौन है? तो मंजन है। ठीक है, मृगावती का क्या था? 1503। ठीक है, और अनुराग बांसुरी जो है इसका रचनाकाल है 1764 ईस्वी, और इसकी रचनाकाल कौन है? बताइए, अनुराग बांसुरी की रचनाकाल कौन है? रचनाकार है इसके नूर मोहम्मद। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, केशव ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है
रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया या विज्ञान गीता? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों ने बताना है कि केशवदास जी ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। केशवदास जी ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है विज्ञान गीता, और इसका रचना काल जो माना जाता है वो 1610 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में फटाफट से आप लोगों ने मुझे लिख के बताना है कि रसिक प्रिया केशवदास जी की ही रचना है ना ये, पर किस, हाँ चलो बताओ फटाफट से। केशवदास रसिक प्रिया जो है वो केशवदास जी की रचना है, किससे संबंधित है ये? बिल्कुल सही, रसिक प्रिया रस से संबंधित है। ठीक है, और रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर भी कहा है। और कवि प्रिया ये भी केशवदास जी की रचना है ना। चलो बताओ किससे संबंधित है ये? तो अलंकार संबंधी रचना मानी जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है? आपके पास ऑप्शन है मतवाला, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या आनंद कादम्बिनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। कब किया? 1883 ईस्वी में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो मतवाला पत्रिका है इसके संपादक कौन थे। मतवाला जो है वो निराला जी का पत्र माना जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1923 ईस्वी है। ठीक है, और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी का है। आनंद कादम्बिनी, बताइए आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। हमारा अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर 2 में है, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 में है कि इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, उसका चयन करना है आपको। ध्यान से सुनो और फिर मुझे आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर 1 में है कि जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। ऑप्शन नंबर 2 में है कि यह वियोग जो है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 में है कि यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 में है कि इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। तो फटाफट से बता दीजिए कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन गलत है कि यह वियोग जो है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। क्यों गलत है? फटाफट से इसका भी आंसर दे दीजिए, बताइए। फिर यह वियोग जो है वो किस मास से प्रारंभ होता है? बिल्कुल सही। जो नागमती वियोग खंड में जो वियोग है वो आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी योगिन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, काव्यात्मकता, गद्यात्मकता, वैचारिकता या इतिवृत्तात्मकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, उसका चयन करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। काव्यात्मकता की प्रवृत्ति की प्रमुखता द्विवेदी युग में नहीं है। हम जानते हैं कि द्विवेदी युग में जो है वो गद्यात्मकता की भी प्रवृत्ति है, वैचारिकता की भी है और इतिवृत्तात्मकता की भी प्रवृत्ति है।
ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? आपके पास ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी उर्दू मिश्रित या हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अब आप लोगों ने ये तो बार बार पढ़ा है कि राजा भोज का सपना जो है वो किसकी रचना है, पर मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि जो राजा भोज का सपना है उसकी भाषा क्या है, उसका चयन करना है आपको। और साथ में ये भी बता देना है कि राजा भोज का सपना जो है इसके रचनाकार कौन है, बताइए। ठीक है, राजा भोज का सपना जो है वो राजा शिव प्रसाद हिंद की रचना है। ठीक है, अब आपने बताना है कि इस पुस्तक की भाषा क्या है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। राजा भोज का सपना जो कि राजा शिव प्रसाद हिंद की पुस्तक है, इसकी भाषा जो है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। हमारा अगला प्रश्न है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। आपके पास ऑप्शन है कफन, ग्राम, पालगोमरा का स्कूटर। ऑप्शन नंबर 2 में है ग्राम, पालगोमरा का स्कूटर या कफन। ऑप्शन नंबर 3 में है पालगोमरा का स्कूटर, कफन, ग्राम। ऑप्शन नंबर 4 में है ग्राम, कफन, पालगोमरा का स्कूटर। तो कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर कम से कम 120 वीडियोस के आसपास जो है वो वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड की गई है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अब हम जानेंगे कि जो ग्राम कहानी है इसके रचनाकार कौन है और इसका रचनाकार क्या माना जाता है। ग्राम जो है इसके रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं, और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है, 1911 ईस्वी। ठीक है, और कफन ये किसकी कहानी है, तो प्रेमचंद जी की है, 1936 ईस्वी की। ठीक है, कफन 1936 ईस्वी की प्रेमचंद जी की है। और पालगोमरा का स्कूटर, इसका समय जो है वो 1997 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, और किसकी कहानी है ये, उदय प्रकाश जी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नकेनवाद रचनाकार नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुम्हार, केदारनाथ सिंह या नरेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इनमें से कौन नकेनवाद रचनाकार नहीं है उसका चयन करना है आपको। चलो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। केदारनाथ सिंह जो है वो नकेनवाद के रचनाकार नहीं माने जाते हैं। आप जानते हैं कि नकेनवाद प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली ही काव्यधारा है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था, बताइए। नकेनवाद को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ना, तो उसका नाम बता दीजिए। बिल्कुल सही, नकेनवाद का दूसरा नाम क्या है, प्रपद्यवाद। ठीक है, और ये जो 3 कवि हैं वो इसमें शामिल थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुम्हार और नरेश। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी, ये प्रश्न जो है वो आपको कैसे लगे, ताकि मैं आने वाली वीडियो के लिए प्रश्नों को उसी हिसाब से बना सकूं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।